हेलो विद्यार्थियों, आज हम बीपीएससी घटना चक्र पूर्वावलोकन 2026 में मौर्य साम्राज्य से जुड़े महत्वपूर्ण पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और अब तक जितने भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे हैं पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य भारतीय इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। बीपीएससी में यहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आज हम केवल तथ्य नहीं पढ़ेंगे बल्कि ये समझेंगे कि परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार घुमाकर पूछे जाते हैं। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, मेगस्थनीज, और प्रशासन व्यवस्था तथा महत्वपूर्ण पीवाईक्यू। दोस्तों, ये सेशन बीपीएससी प्री एग्ज़ामिनेशन या स्टेट पीसीएस, किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप यूपी पीसीएस, एसएससी, पीसीएस, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, मौर्य साम्राज्य ये भारत का पहला विशाल और संगठित साम्राज्य था जिसने लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एक राजनीतिक सूत्र में बांध दी। बीपीएससी, यूपीएससी तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए मौर्य साम्राज्य का परिचय हम देख लेते हैं कि इसकी स्थापना 322 ईसा पूर्व में हुई थी। किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और इनके गुरु और मार्गदर्शक कौन थे? तो चंद्रगुप्त के गुरु और मार्गदर्शक चाणक्य थे, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है। और इनकी राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र में। और कौटिल्य ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। आप ये सब याद कर लें। कौटिल्य द्वारा लिखी गई पुस्तक क्या है? अर्थशास्त्र। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। उन्होंने यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को भी पराजित किया था। इसके बाद दोनों के बीच संधि हुई और मेगास्थनीज को राजदूत बनाकर भारत भेजा गया। तो महत्वपूर्ण तथ्य इसमें ये है कि मेगास्थनीज जो था, मेगास्थनीज यूनान के राजदूत थे। और इनकी मेगास्थनीज की पुस्तक क्या है? काफ़ी फेमस पुस्तक है, इंडिका। और मौर्य प्रशासन बहुत मजबूत और संगठित था। मौर्य साम्राज्य की प्रशासन व्यवस्था क्या थी? तो बहुत मजबूत और संगठित था। राजा के अधीन मंत्री, अधिकारी और सेना कार्य करते थे। इसके मुख्य बिंदु थे केंद्रीकृत शासन, विशाल सेना, जासूसी व्यवस्था, कर व्यवस्था। मौर्य साम्राज्य के महत्व के बारे में भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मौर्य साम्राज्य भारतीय इतिहास का पहला विशाल साम्राज्य था। इसने प्रशासन, कला, धर्म और राजनीति पर गहरा प्रभाव डाला।
तो दोस्तों, हमने मौर्य साम्राज्य के बारे में इतना कुछ पढ़ा। आगे हम PYQ के थ्रू हम इसको मौर्य साम्राज्य को पढ़ेंगे, समझेंगे और उसकी विशेष विश्लेषण को देखेंगे, हर प्रश्न की का और उसका विश्लेषण देखेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? ऑप्शन ए विलियम जोन्स, ऑप्शन बी स्मिथ, ऑप्शन सी RK मुखर्जी, ऑप्शन डी DR भंडारकर। ये क्वेश्चन 48 to 52 BPSC प्री 2008 में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आप इसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए विलियम जोन्स। आइए इसका हम विश्लेषण देखते हैं। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंड्रोकोटस या सैंड्रोकोट्स की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। एपियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स या एंड्रोकोटस के रूप में, जबकि जस्टिन स्ट्रैबो तथा एरियन ने सैंड्रोकोट्स के रूप में वर्णित किया है। प्लूटार्क तथा जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य और ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। हमारा ये क्वेश्चन 66 BPSC री एग्ज़ाम 2020 में पूछा गया था। आइए तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। आइए इसका विश्लेषण करते हैं। देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है। वह मौर्य साम्राज्य का प्रथम सम्राट था। वह ऐसा पहला सम्राट था जिसने बृहत्तर भाग पर अपना शासन स्थापित किया और जिसका विस्तार ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य से बड़ा था। उसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी। उसने ही भारत के सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया। क्वेश्चन 3 है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी बृहद्रथ, ऑप्शन सी अशोक और ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। ये 17वीं BPSC एग्जाम 2024 में पूछा गया था। इसका विश्लेषण देखते हैं। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। इसका समय 321 से 184 ईसा पूर्व तक था। इसके बाद कुषाण वंश, गुप्त राजवंश और वर्धन राजवंश ने प्राचीन भारत पर शासन किया। और क्वेश्चन 4 है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी बिंदुसार और ऑप्शन डी कुणाल। 46 BPSC प्री 2004 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। इस संदर्भ में अशोक के अभिलेखों, जैन एवं तमिल साक्ष्यों से जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण भाग के अनेक स्थलों से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए, किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय ही की थी। अतः ऐसी स्थिति में दक्षिण में विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना पड़ेगा, क्योंकि बिंदुसार की विजय अत्यंत संदिग्ध है एवं इतिहास में उसे एक विजेता के रूप में स्मरण नहीं किया जाता। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। 5वां क्वेश्चन है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है ऑप्शन ए भास, ऑप्शन बी शूद्रक, ऑप्शन सी विशाखदत्त, ऑप्शन डी अश्वघोष। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी विशाखदत्त। ये 46वां BPSC प्री 2004 में पूछा गया है। आइए देखते हैं ऑप्शन सी विशाखदत्त। इसका विश्लेषण देखते हैं। विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को महापद्मनंद, अन्य नाम नंद, का पुत्र माना गया है।
मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को विशल तथा कुलहीन भी कहा गया है। 18वीं शताब्दी में ढूंढीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी। और हमारा 6 क्वेश्चन है, मेगास्थनीज दूत था। मेगास्थनीज किसका दूत था? ए सेल्यूकस का, बी सिकंदर का, सी डेरियस का और डी यूनानियों का। और ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है, ये बीपीएससी प्री 2017 में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सेल्यूकस निकेटर का दूत था मेगास्थनीज। इसका विश्लेषण देखते हैं। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। इसके पूर्व वह अराकोसिया के क्षेत्रप के राज दरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5 और ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 7। कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 7। यह बीपीएससी प्री 2004 में पूछा गया था। तो देखते हैं इसका विश्लेषण। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। एक दार्शनिक, दूसरा कृषक, पशुपालक, शिल्पकार और व्यवसायी, योद्धा, निरीक्षक तथा मंत्री एवं उपदेशक। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति न तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और न ही उससे भिन्न पेशा अपना सकता था। 8वां क्वेश्चन है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? ऑप्शन ए दिव्यावदान, ऑप्शन बी अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी इंडिका और ऑप्शन डी अशोक शिलालेख। ये क्वेश्चन बीपीएससी प्री 2004 में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर है इंडिका। किसकी इंडिका? मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक में। आइए इसका विश्लेषण करते हैं। पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन मेगास्थनीज की इंडिका में प्राप्त होता है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया है। वह नगर के पदाधिकारियों को एस्ट्रोनोमोई कहता है। हमारा 9वां क्वेश्चन है, घटना, स्थान और संबंधित व्यक्ति। चोल संगम झील ये कहाँ पे है? ये है ऑप्शन राजेंद्र प्रथम। तो इसका सही उत्तर होगा 3। और दूसरा है धर्म महामात्र की नियुक्ति किसके समय में होती थी? अशोक की। तो इसका होगा 4। प्रयाग की सभा ये है हर्षवर्धन और इसका होगा 2। सुदर्शन झील किसने बनवाई? चंद्रगुप्त मौर्य। 2 4 3 2 2 3 4 2 1 3 4 2 1। तो 3 4 2 1 कहाँ है? 3 4 2 1। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 3 4 2 1। यहाँ पे आप मिलान देख सकते हैं। अब 10वां क्वेश्चन है, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। ऑप्शन ए कलिंग शिलालेख, ऑप्शन बी अशोक का गिरनार शिलालेख और ऑप्शन सी रुद्र का जूनागढ़ अभिलेख और डी अशोक का सोपार शिलालेख। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी रुद्र दामन का जूनागढ़ शिलालेख। आइए इसका विश्लेषण करते हैं। 150 ईस्वी के रुद्रदामन प्रथम के जूनागढ़ शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र स्थित प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त ने वहां सुदर्शन झील बनवाई थी और बाद में अशोक के गवर्नर यवनराज दुशास्प ने इस जलाशय के साथ नहरें बनवाई। इस प्रांत को अनर्त तथा सौराष्ट्र कहा गया है। इससे पश्चिम भारत पर चंद्रगुप्त मौर्य के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है।
किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? ऑप्शन ए मास्की अभिलेख, ऑप्शन बी रुद्रदामन अभिलेख, ऑप्शन सी हाथी गुफा अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन डी हाथी गुफा अभिलेख और ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये बीपीएससी प्री 2020 में री एग्जाम में पूछा गया था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख अशोक के 13वें बृहद शिलालेख से प्राप्त होता है। हाथी गुफा अभिलेख चेद राजा खारवेल की आत्मकथात्मक प्रस्तुति। यह गुफा भुवनेश्वर के पास उदयगिर पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं था? अशोक के क्षेत्र में अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका और कलिंग। अफगानिस्तान सम्मिलित था, बिहार भी सम्मिलित था और कलिंग भी सम्मिलित था। ऑप्शन सी, श्रीलंका सम्मिलित नहीं था। ये 1997-98 में पूछा गया था। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। अशोक के द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्य, सत्ययुगपुत्र, केरलपुत्र एवं ताम्रपर्णी को छोड़कर सर्वत्र था। इन राज्यों को प्रत्यंत या सीमावर्ती राज्य कहा गया है। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, कौन सा स्तंभ है? मास्की का लघु स्तंभ, ऑप्शन बी रूमेनदेही स्तंभ, ऑप्शन सी क्वीन स्तंभ या ऑप्शन डी भाब्रू स्तंभ। ये 39 बीपीएससी प्री 1994 में पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी भाब्रू स्तंभ। इसका हम विश्लेषण देख लेते हैं। भाब्रू बैराट शिलालेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। प्रियदसी राजा लाजा मागधे संधे अभिवादेतनु आहा अपावा धातम च। यही अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। क्वेश्चन 14 है, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? राजा के प्रति वफादारी, बी शांति एवं अहिंसा, सी बड़ों का सम्मान, डी धार्मिक सहनशीलता, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये 2017 में पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई। यही इसका विश्लेषण करते हैं। अशोक का धम्म या धर्म एक नैतिक संहिता थी। अशोक अपने दूसरे और 7वें स्तंभलेख के माध्यम से संदेश देता है। अपासिन्वे बहुज्ञाने दया दाने सचे सोचियो माधवे साधवे च, अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता तथा साधुता बनाए रखना। इस प्रकार अशोक के धम्म के मूल संदेश में शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान तथा धार्मिक सहनशीलता निहित है। अतः सही उत्तर विकल्प ई होगा। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? चक्रवर्ती, प्रियदर्शी, धर्मदेव या धर्मकीर्ति, उपरोक्त में से एक से अधिक या एक से। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी प्रियदर्शी। तो देखते हैं, अशोक के अधिकांश अभिलेखों में उसे देवनाम प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय अथवा देखने में सुंदर देवनाम प्रियदर्शी तथा राजा आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया है। पुराणों में उसे अशोकवर्धन कहा गया है। हमारा क्वेश्चन 16 है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा ए संस्कृत है, बी प्राकृत है, सी पाली है, डी हिंदी है। तो क्या है? तो अशोक की भाषा प्राकृत है। ये 2000 में पूछा गया था। एनालिसिस करते हैं। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। अशोक अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया जा सकता है, 1 शिलालेख, 2 स्तंभलेख एवं 3 गुहालेख। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। ये स्थान है शहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, धौली, जौगढ़, एरगुड़ी तथा सोपारा। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्रह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेखों शहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा की लिपि ब्रह्मी ना होकर खरोष्टी है।
तक्षशिला से आरमेइक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख श्रेकुना नामक स्थान से यूनानी तथा अरामेइक लिपियों में लिखा गया द्विभाषी यूनानी एवं सीरियाई भाषा अभिलेख तथा लगमान नामक स्थान से आरमेइक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। अशोक के स्तंभ पर कौन सी लिपि लिखी गई है? ए ब्रह्मी, सामरी, पाली या संस्कृति? तो इसका सही उत्तर है ब्रह्मी। ये 17वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम 2024 में पूछा गया है। 18वां क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? ब्रह्मी, नंद नागरी, श्री शारदा, डी खरोष्टी? तो खरोष्टी लिपि है जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। यह भी बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2005 में पूछा गया था। देखते हैं, प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का श्रेय प्रिंसेप 1835 ईस्वी में और ग्रोटेफेन 1836 ईस्वी, लेसेन 1836 ईस्वी आदि विद्वानों को। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। सबसे पहले किसने पढ़ी थी? प्रिंसेप ने, जेम्स प्रिंसेप ने। क्वेश्चन 19 है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? ये ऊपर का ही सवाल है, तो ये है खरोष्टी, ऑप्शन सी। 20वां क्वेश्चन है कि अशोक के अभिलेख की पहली बार इनके द्वारा पढ़ा गया था? तो जेम्स प्रिंसेप, अभी मैंने बताया, तो जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले पढ़ा था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अशोक के अभिलेख लेखों ब्राह्मी लिपि को पहली बार पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को। उन्होंने 1837 में अशोक के दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। और 21वां क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा है। तो ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी ये भी नहीं है। और ऑप्शन सी व्यूलर, ये भी नहीं है। और ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसेप, यही है राइट आंसर। 2008 में पूछा गया है। 22वां क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऑप्शन ए। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। वस्तुतः पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा एवं सोन नदी के संगम पर हर्यक वंशी शासक उदयन ने की थी एवं अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी, किंतु विकल्प में उदयन नहीं है, अतः चंद्रगुप्त मौर्य सही उत्तर है। आगे है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक अशोक तो तीसरे नंबर पे था। समुद्रगुप्त नहीं, डी पुष्यमित्र नहीं, ऑप्शन सी बृहद्रथ। अंतिम मौर्य वंश का शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 184 ईसा पूर्व में की गई थी। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है, ऐसा सम्राट जिसने बृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया था। और पुष्यमित्र शुंग के द्वारा इसकी हत्या करने के बाद पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। वही क्वेश्चन फिर पूछा है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा बृहद्रथ। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, बृहद्रथ। 25वां क्वेश्चन है, अशोक की राजनीति के समर्थन अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य में किसने विश्वास किया? ऑप्शन ए रोमिला थापर, ऑप्शन बी डी एन झा, ऑप्शन सी वी ए स्मिथ, ऑप्शन डी एच सी राय चौधरी और ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए रोमिला थापर। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार रोमिला थापर का यह मत है कि अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। और हमारा मौर्य साम्राज्य का लास्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में तक्ष शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? ए वैशाली, बी नालंदा, सी तक्षशिला, डी उज्जैन। तो इसका सही उत्तर होगा वैशाली, तक्षशिला।
तो विश्लेषण देखते हैं कि वैशाली वर्तमान में बिहार का एक जिला है। प्राचीन काल में वैशाली बुद्ध एवं जैन धर्म से जुड़ा रहा। ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में वज्र संघ के अंतर्गत एक प्रमुख गणराज्य था। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। नालंदा बौद्ध शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। सर्वप्रथम यहाँ बौद्ध विहार की स्थापना गुप्त काल में करवाई गई थी। तक्षशिला मौर्य काल में हिंदू एवं बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे। तो ये रहा हमारा आज का बीपीएससी घटना चक्र का मौर्य साम्राज्य। कल हम पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल के PYQ। आज के लिए बस इतना ही। पूरी बीपीएससी घटना चक्र देखने के लिए मेरे इस सीरीज को फॉलो करें और अब तक जितना मैंने पढ़ाया है आप प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस देख लें। आपके बीपीएससी प्री एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि बीपीएससी प्री का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। आप फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। धन्यवाद।